हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं एमसीक्यू, जिसकी श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ की है। और इसी श्रृंखला में ये हमारा गद्य भाग का पाठ है। ये है ना, गद्य भाग पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, और गद्य भाग का अंतिम पाठ है पाठ 12 संस्कृति, और एक निबंध है। और इसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है, तो हम लोग इसके जो एमसीक्यू है उस पर चर्चा करेंगे। और वही प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भी आपको यदि कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पर फोन भी कर सकते हैं, चाहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और इसके वही प्रश्न हम तैयार करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं अपनी वीडियो की ओर। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति जो पाठ है उसके जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न है उन पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं आज। और ये एक निबंध है और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है, इसके रचनाकार है ये। और इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। और मैंने केवल वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अनर्गल प्रश्न अपने को नहीं मिलेंगे। चलते हम लोग एक एक प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, संस्कृति का जनक इसे कहा गया है। तो संस्कृति का जनक कहा गया है ज्ञान पैदा करने वाला। संस्कृति का जनक कौन होता है? ज्ञान पैदा करने वाला। ये जोड़ियों में पूछ सकता आपको, है ना, जोड़ियां आ सकती है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान, है ना, कहीं भी पूछ सकता है, एक अंक में पूछ सकता है। ज्ञान पैदा करने वाला जो है संस्कृति का जनक है, ज्ञान पैदा करने वाला। प्रश्न नंबर 2 है, मोती भरा थाल किसे कहा गया है ना। मोतियों से भरा हुआ थाल, जो मोती की थाली है, वो किसे कहा गया है? तो मोतियों से भरा हुआ थाल जो है, या मोतियों से भरी हुई थाली जो है, वो आकाश में खिले तारों को कहा गया है ना। पूरे आकाश को कहा गया है ना। ऐसे आकाश को कहा गया है जिसमें तारे खिले हों, तो आकाश में खिले हुए तारों को मोती भरा थाल कहा गया है। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न नंबर 3 बच्चों, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए इसका आविष्कार किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी इसको तैयार करना अपने को। तो मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? तो मनुष्य ने पेट की भूख को शांत करने के लिए आग का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? आग का। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मौसम में बचने तथा शरीर को सजाने के लिए इसका आविष्कार किया गया। मौसम में बचने, यानी मौसम से बचने, इसको से हो सकता है, ये मौसम से बचने, है ना। प्रश्न नंबर 4 है ये, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए इसका आविष्कार किया गया। तो सुई और धागे का। ठीक है ना, ताकि वो समय मौसम के अनुसार कपड़े पहन सके, है ना, सर्दी गर्मी बरसात जो भी हो उस हिसाब से। तो उन कपड़ों को सीने के लिए, जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? सुई धागे की। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, किसी नई चीज की खोज कौन करता है? कोई भी एक नई चीज होती है, उसकी खोज कौन करता है? एक संस्कृत व्यक्ति। तो एक मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न यही तैयार करवा देता हूं का आपको यह प्रश्न आएगा कि संस्कृत व्यक्ति कौन होता है, संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति नई वस्तु की या नई चीज की या नई वस्तु की खोज करता है वह व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति होता है। आई समझ में? और जो किसी पुरानी वस्तु खोजने के बाद उसको अपडेट करता है या उसको और कुछ नयापन देता है तो उसे संस्कृत व्यक्ति नहीं कहते, केवल उसे संस्कृत व्यक्ति कहेंगे जो किसी नई वस्तु को खोज करता है, नई चीज को खोज करता है। प्रश्न नंबर 6 है, गौतम बुद्ध ने अपना, आपना की जगह अपना है, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? भगवान गौतम बुद्ध जो है उन्होंने क्यों त्यागा अपना घर? ऐसा क्या कारण था कि उनको अपना घर त्यागना पड़ा? तो उनको घर त्यागने का कारण था मानवता के मुख के लिए, नहीं सुख के लिए, सुख के लिए, है ना, मानवता के सुख के लिए, मानवता के
सुख के लिए उनको अपना घर त्यागना पड़ा। इसके लिए मानवता के सुख के लिए उनको अपना घर त्यागना पड़ा। प्रश्न नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? कार्ल मार्क्स, उन्होंने मजदूरों को सुखी देखने का प्रयास किया था। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, जो प्रगतिवाद आता है, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद एक शब्द आता है, तो प्रगतिवाद जो आता है उसकी जो समय सीमा हम लोग मानते हैं 1936 से 1943 तक। ठीक है, तो इस समय कार्ल इस प्रगतिवाद पर किसका प्रभाव था? कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स जो था वो मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखता था। तो इसी की दो विशेषताएं हैं प्रगतिवाद की। तो एक है मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति, है ना, मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति। और दूसरा है पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश। तो ये प्रगतिवाद की दो विशेषताएं भी आपकी मैंने यहाँ तैयार करा दी है। तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा 1936 से 1943 और इसकी दो विशेषताएं मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति और पूंजीपति वर्ग के प्रति आक्रोश, है ना। इसके अलावा और भी इसके बना सकते हैं अपन लोग। अंधविश्वास और जाति प्रथा का विरोध इन्होंने किया, है ना, ईश्वर में अनास्था, इस तरह से कई सारी इसमें विशेषताएं हैं। एक हो सकती ईश्वर में अनास्था। ठीक है, अब इसके बाद तो कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? मजदूरों को। आगे चलते हैं हम लोग। संस्कृति का संबंध किससे होता है? तो संस्कृति का संबंध मानव कल्याण से, है ना। संस्कृति का संबंध किससे होता है? मानव कल्याण की भावना से या मानव कल्याण भावना से संस्कृति का संबंध होता है। अगला है, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? तो मनुष्य को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं बच्चों? सभ्यता। क्या कहलाते हैं? मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन सभ्यता कहलाते हैं। और सभ्यता कहते हैं जो मानव को सुख सुविधा देते हैं वो साधन सभ्यता होते हैं। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है। उसकी जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार वो आविष्कार करता है। प्रश्न नंबर 11, आत्मविनाश के साधन का आराम है? तो यहाँ आराम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिख दिया यहाँ पर। आत्मविनाश के साधन का नाम है। आत्मविनाश का साधन क्या है? उसका क्या नाम है? हथियार, है ना। आत्मविनाश के साधन का नाम क्या है बच्चों? हथियार। क्योंकि हथियार जो बने हैं, तो हालांकि हम ये मान सकते हैं कि हथियार जो है ये आत्मरक्षा के लिए, लोक रक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए बने हैं, लेकिन इनसे विनाश भी होता है, तो विनाश के लिए भी इनको हम जाने जाते हैं। मानव की वह योग्यता जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। मानव की वह योग्यता जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। तो क्या है? आत्मविनाश के साधनों का जो आविष्कार करती है तो असंस्कृति है। ठीक है ना। कौन सी योग्यता है? असंस्कृति की योग्यता है जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करती है। प्रश्न नंबर 13 है, मनीषी किसे कहा गया है? मनीषी किसको कहते हैं? तो मनीषी किसे कहते हैं? चिंतनशील को। जो चिंताएं करते हैं, चिंतनशील है और समाज के प्रति वो नए नए आयाम के लिए चिंतनशील होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मनीषी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? मनीषियों से मिलने वाला जो ज्ञान है उनका ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हमें प्राप्त होता है? तो सहज संस्कृति के कारण। मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान जो हमें उनके किस गुण के? तो मनुष्यों के पास कौन सा गुण होता है? सहज संस्कृति का ज्ञान होता है और उसी के कारण ये गुण हमें प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15 है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव।
क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि उसने नई वस्तु की खोज की, उसने किसी खोज की हुई वस्तु को अपडेट नहीं किया, उसने प्रारंभिक अवस्था में ही उस वस्तु की खोज की, इसीलिए उसे संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। यदि उसके बाद न्यूटन ने जो नियम दिया था या जो सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का, यदि उस सिद्धांत को आगे और कोई बढ़ा देते या नयापन उसमें ला देता है, तो वो उसे हम लोग संस्कृत मानव नहीं कहेंगे। जिसने प्रारंभिक अवस्था में उसकी खोज की है उसे ही संस्कृत मानव कहते हैं। तो संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव। लेखक किसे संस्कृति का परिणाम कहते हैं? तो लेखक किसको संस्कृति का परिणाम कहते हैं? सभ्यता को। प्रश्न नंबर 16 था ये। तो लेखक जो है वो किसे संस्कृति का परिणाम कहते हैं? तो सभ्यता को। प्रश्न नंबर 17 संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? संस्कृत व्यक्ति, मैंने आपको पहले कहा था संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? नई खोज करने वाला व्यक्ति। जिसने भी नई खोज की है वो संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है। और संस्कृत व्यक्ति से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने भी नई खोज की है वही व्यक्ति क्या कहलाता है? संस्कृत व्यक्ति। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में समझाया था, बताया था। तो संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसने नई खोज की है वही संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है संस्कृति निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा आविष्कार करता कह रहे हैं। संस्कृति जो निबंध है, पूरा निबंध जो, उसमें लेखक ने किसको बहुत बड़ा आविष्कार करता कहा है? कि जिसने सबसे बड़ा आविष्कार किया है ना, और सबसे कल्याणकारी आविष्कार किया, जिसने बड़ा आविष्कार किया। तो सबसे बड़ा आविष्कार है जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, है ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा कुछ प्रश्न और हैं जो मैं आपके सामने लिख देता हूं। जैसे एक प्रश्न और हो सकता है कि मानव संस्कृति कैसी वस्तु है ना। मानव संस्कृति है ना, कैसी वस्तु है? कैसी वस्तु है? तो ये एक अविभाज्य वस्तु है ना। तो एक अविभाज्य, है ना, अविभाज्य वस्तु है संस्कृति। एक जो मानव संस्कृति की ऐसी वस्तु है अविभाज्य, ठीक है। और इसमें कल्याण है। मानव संस्कृति अच्छी होगी तो कल्याणी होगा, और यदि संस्कृति खराब होगी तो फिर विनाश होगा। तो इसीलिए मानव संस्कृति की ऐसी वस्तु है, एक अविभाज्य वस्तु है, ठीक है। इसके आगे हम और पढ़ते हैं कि व्यक्ति ने आग का आविष्कार क्यों किया है। तो हमने अभी पढ़ लिया कि अपनी भूख को शांत करने के लिए उसने आग का आविष्कार किया, है ना। तो व्यक्ति ने आग का आविष्कार क्यों किया, है ना, मनुष्य ने? तो पेट की भूख को शांत करने के लिए, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आग का आविष्कार जो है, आग का आविष्कार का संबंध किससे? आग का आविष्कार का संबंध किससे है? तो यह है पेट की ज्वाला, पेट की ज्वाला की प्रेरणा। ज्वाला की जो प्रेरणा है वही आग के आविष्कार की प्रेरणा बनी, है ना। भूख लगी लोगों को, उन्होंने आग का आविष्कार किया, ठीक है। तो इस बात के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे तो मैंने आपके सामने इन्हें रखा, है ना। और इसके अलावा एक हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जो न्यूटन शब्द आया है यहाँ पर, तो एक और प्रश्न बन सकता है। वैसे तो आपको याद होगा ये तो न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था, है ना। तो न्यूटन ने किस बल का? तो उसने गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया था। ये लिख देता हूं मैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया था उसने। गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार किया था, किसने किया था? न्यूटन ने, ठीक है। तो ये किसने किया था? न्यूटन ने। तो आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मुझे लगे कि ये भी होने चाहिए, है ना। तो मुझे लगे तो मैंने आपके सामने ये समर्पित किए हैं। और इसी तरह से अब हम लोग अगली वीडियो की ओर चलेंगे, अगले पाठ को पढ़ेंगे।
और ये पाठ और वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप वीडियो देखते रहें, और आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है, या मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती हो गई है, जो वैसे तो मैं बहुत ध्यान से इन काम को करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर आपको लगा कि ये गलत समझा दी गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और नई नई जानकारियां देखने के लिए आप बने रहें चैनल पर। तो फिर हम चलते हैं अगली वीडियो की ओर।